Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Dental Mania, where you can learn many things about basic medical sciences and dental sciences. So in today's video, we will discuss a new lecture of our dental material series. So before starting the lecture, please do like the video, share it with your friends, and if you are new to the channel, so please subscribe the channel. Thank you very much. So let's get started. So in today's lecture we are going to discuss the mechanical properties of dental material. हम mechanical properties of dental material को discuss करेंगे one by one. So the first mechanical property of dental material is stress. So what is stress? Stress is nothing but the response to the external force. क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सपोज़ ये हमारे पास कोई मटेरियल है, इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं. तो हर एक मटेरियल जो है दे आर मेड अप ऑफ सर्टन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स. तो जब बाहर से फोर्स अप्लाई होता है तो इनसाइड के मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट पुशिंग ईच अदर, दे स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. यानी जितने भी अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इस मटेरियल के, वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. और इसका मकसद ये होता है, इस इंटरनल फोर्स का मकसद ये होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स इस मटेरियल पर अप्लाई हो रही है इसको ये अपोज कर सकें. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल फोर्स. यानी जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल्स हैं दे स्टार्ट फोर्सिंग ईच अदर, दे स्टार्ट पुशिंग ईच अदर. और इसका मकसद ये होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है इसको ये लोग अपोज कर सकें. ठीक है. सो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज कि इट इज़ द response to the external force. It is also can be defined as we can also say that stress is the internal force between the molecules of the body which tends to protect the body from outside force. So basically stress is not the external force. Stress is the force that is produced between the molecules of the body by applying the external force. ठीक है. तो स्ट्रेस जो है ये पैदा किस वजह से हो रहा है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स. जब भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स पैदा होता है उस फोर्स को बेसिकली क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्ट्रेस. ठीक है. सो stress is basically defined as कि stress is the internal force produced due to external force. ठीक है. या we can say कि stress is basically the response to external force. ठीक है. So stress is also can be defined as कि force per unit area is called as stress. ठीक है. This is stress and stress is also considered as the force per unit area. So यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है कि stress is equal to F divided by A. Here F represent force and A represent area. ठीक है. तो we can also say कि stress is directly proportional to force. ठीक है. स्ट्रेस जो है जितना हमारे पास फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा उतनी ही ज़्यादा जो मटेरियल होगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे. और हम जानते हैं कि इसी फोर्स के जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं किसी बॉडी में वो जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं. तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल फोर्स होगा और उसी इंटरनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रेस कहते हैं. तो फोर्स इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस. कि जितना हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होगा उतना इंटरनल फोर्स ज़्यादा होगा और इंटरनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है. सिमिलरली स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना हमारे पास स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज़ होगा. ठीक है. और जितना हमारे पास एरिया कम होगा उतना ही हमारे पास स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होगा. ठीक है. इसका मतलब यह है कि सपोज़ एक बॉडी है, इसका एरिया जो है वो इतना है, लेकिन एक दूसरी बॉडी है इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है. तो ठीक है. तो जहाँ पर इस दोनों पर सेम अमाउंट में फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? हमारे पास फोर्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ का एरिया जो है वो कम है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखें एरिया कम है, इंटरनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, और इंटरनल फोर्स के हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो जितना हमने एरिया को कम किया उतना यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो फोर्स पैदा होगा, इंटरनल फोर्स पैदा होगा, वो इंटरनल फोर्स जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पर जो फोर्स पैदा हो रहा है और यहाँ पर जो फोर्स पैदा हो रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स पैदा हो रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन एरिया, ड्यू टू ग्रेटर एरिया द इंटरनल फोर्स हेयर विल बी मिनिमम, और इंटरनल फोर्स के को ही हम स्ट्रेस कहते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो कम है। ठीक है, तो जितना हम एरिया को इंक्रीज करेंगे उतना ही स्ट्रेस जो है वो कम होगा। ठीक है, सो वी कैन से कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, so this was all about stress. Basically stress are defined, stress are classified as three types. One is the tensile stress, and one is the compressive stress, and the third one is the shear stress. ठीक है, ये थ्री टाइप्स जो हैं ये स्ट्रेस के हैं। सो फर्स्ट वन इज़ के व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेस। सो दिस इज़ अ मटेरियल, ये हमारे पास एक मटेरियल है और इस पर जो है हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स ऐसा फोर्स है कि ये बेसिकली अपोजिट एंड डायरेक्शन है। ठीक है, ये अपोजिट एंड डायरेक्शन है, लेकिन ये अपोजिट एंड डायरेक्शन जो है ये अलॉन्ग द सेम लाइन है। ये फोर्स जो अप्लाई होगा ये अलॉन्ग द सेम लाइन अप्लाई होगा, और बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ से भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक तरह से इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होंगे इस मटेरियल के, वो क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इन इंटरनल मॉलिक्यूल्स में एक स्पेसिफिक टाइप का फोर्स पैदा होगा, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ इन दरमियान इन मटेरियल में जो इन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है अगेंस्ट दिस फोर्स, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। सो टेंसाइल स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज कि जब हम किसी बॉडी पर इस तरह फोर्स अप्लाई करते हैं कि फोर्स जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन हो एंड फोर्स इज़ अलोंग द सेम लाइन, और इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करना शुरू करते ताकि वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सकें। तो ऐसे फोर्स को या ऐसे स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है, सपोज दिस इज़ अ बॉडी, ये एक बॉडी है और इस पर जो है ये बोथ डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो भी अलोंग द सेम लाइन जो है अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स इस तरह अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर इस मटेरियल को ये फोर्स जो है ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होगा तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो है इस फोर्स को अपोज करेंगे। ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेंगे ये मॉलिक्यूल्स, तो इस फोर्स को बेसिकली स्ट्रेस कहते हैं, और ऐसे स्ट्रेस को जो कंप्रेसिव स्ट्रेस के ख़िलाफ़ लगे, कंप्रेसिव फोर्स के ख़िलाफ़ अप्लाई हो, तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। जबकि शेयर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो शेयर स्ट्रेस में भी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज अप्लाई होती हैं, बोथ फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन, जबकि जो दोनों फोर्स हैं दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दे विल नॉट बी अलोंग द सेम लाइन। जिस तरह के कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस में हमारे पास बोथ फोर्सेस जो थी दे आर अलोंग द सेम लाइन, जबकि इन शेयर स्ट्रेस हमारे पास जो फोर्सेस हैं दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो यहाँ पर ये मटेरियल्स जो हैं ये जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इन मटेरियल पर अप्लाई होता है, ये बेसिकली ट्विस्टिंग फोर्स है। ठीक है, जब हम किसी मटेरियल को ट्विस्ट करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस मटेरियल के जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ रिस्पॉन्स पेश करते हैं, कुछ रिएक्शन शो करते हैं, कुछ अपोजिट रिएक्शन शो करते हैं, और उस अपोजिट रिएक्शन या अपोजिट फोर्स या स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेस। कि स्ट्रेस जो क्या है, इट इज़ बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, it has three types, one is the tensile, one is the compressive, and one is the shear stress.
सो नेक्स्ट हमारे पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास स्ट्रेन। सो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज़ बेसिकली द चेंज ड्यू टू स्ट्रेस। जब भी किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस क्या है, वो एक्सटर्नल एक फोर्स है। तो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है उस बॉडी में किसी किस्म का जो चेंज है वो आता है, और उस चेंज को हम क्या कहते हैं, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। सो स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज कि इट इज़ बेसिकली क्या है हमारे पास, द चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रही है और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी में किसी किस्म के चेंजेस आ रही हैं, और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उनको हम स्ट्रेन कहते हैं। जैसा कि सपोज़ ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, जब भी इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज़ आफ्टर द स्प्रिंग इसकी जो लेंथ है ये ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो सपोज़ इसकी पहली लेंथ जो थी वो हमारे पास 5 mm थी, यहाँ तक जो है वो 5 mm पूरा हो गया है। तो यहाँ पर जो चेंज आया है ये 2 mm का, सपोज़ इस 2 mm को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो चेंज है इसको बेसिकली हम स्ट्रेन कहते हैं। सो स्ट्रेन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज कि चेंज इन एन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, दिस इज चेंज इन लेंथ एंड दिस इज ओरिजिनल लेंथ। तो 2/4 2/5 जो है ये बेसिकली इससे जो कुछ भी आता है इट विल बी द स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेन, इट विल बी स्ट्रेन ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, तो जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी में किसी किस्म का चेंज आता है, उस चेंज को हम स्ट्रेन कहते हैं। सो स्ट्रेन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो हेयर दिस इज़ द चेंज इन लेंथ एंड दिस इज़ द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सो नाउ एज यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है, सो लेंथ एंड लेंथ आर टू सेम प्रॉपर्टीज़, यानी बोथ जो है ये सेम प्रॉपर्टी, सेम जो है यूनिट्स हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेन जो है हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। किस तरह, सपोज एल लेंथ की हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर, और इस लेंथ की भी हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर। सो मीटर एंड मीटर विल कैंसिल ईच अदर, सो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, और वी कैन से स्ट्रेन इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और अगर यूनिट नहीं है तो हमारे पास स्ट्रेन की किसी किस्म की डायमेंशंस भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास ये था स्ट्रेन। So strain can be of different types. One is the elastic strain. Elastic strain को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि it is the deformation which is recorded after the removal of applied force। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी, ओरिजिनल लेंथ यहाँ तक है, इसको हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसको हमने यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ। जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें किसी ख़ास, इसमें यहाँ से यहाँ तक चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन पैदा होगा, यानी वो चेंज पैदा होगा, और उस चेंज को हमने क्या किया है, इसको हमने डेल्टा एल से, यानी चेंज इन लेंथ से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये चेंज जो आ रहा है इट इज़ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स जो है ये यहाँ पर चेंज आ रहा है। लेकिन जब भी हम फोर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, जब भी हम फोर्स को रिमूव करते हैं, ये स्प्रिंग जो है ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, वो जो चेंज है वो दोबारा से हमारे पास कवर हो जाएगा, और इसकी जो स्प्रिंग है इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, और वो ओरिजिनल लेंथ क्या थी, वो एल थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेन है, ऐसे स्ट्रेन को हम इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं, जो हमारे पास जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो अपीयर हो जाती है, लेकिन जब भी हम फोर्स को रिमूव करते हैं वो स्ट्रेन जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी वो स्ट्रेस जो है वो हमारे पास, इट इज़ ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग। तो जब भी हमारे पास हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो स्ट्रेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्ट्रेन को हम इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, प्लास्टिक रीजन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द प्लास्टिक रीजन। ठीक है, तो दिस इज़ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे हमारे पास
स्ट्रेन आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक जो है इस दिस पॉइंट को बेसिकली हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ तक अगर हम किसी मटेरियल को स्ट्रेच करें और यानी किसी मटेरियल पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें और जब हम फोर्स को रिमूव करें तो अगर ये फोर्स जो है इस रीजन में हो तो वो दोबारा जो है क्या क्या होगा, वहाँ पर जो अगर हम फोर्स रिमूव करें तो वो मटेरियल जो है वो दोबारा अपनी जगह पर चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि सपोज़ ये हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स जो है इस तरह अप्लाई करते हैं कि इसकी जो लेंथ है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जब अगर ये फोर्स जो है विद इन द इलास्टिक लिमिट हुआ, विद इन द इलास्टिक लिमिट हुआ तो ये दोबारा जो अगर हम फोर्स रिमूव करेंगे, जो हम फोर्स अगर रिमूव करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ तक चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसे हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं, अगर ये फोर्स जो है ये इस इलास्टिक लिमिट से एक्सीड कर जाए, यानी ये प्लास्टिक लिमिट तक पहुँच जाए या प्लास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब यह है कि इस यहाँ पर किसी मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी परमानेंट जो है वो प्लास्टिसिटी हो जाएगी, वो दोबारा जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो दोबारा हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिक स्ट्रेन वो स्ट्रेन होगा, सपोज़ ये एक स्प्रिंग है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो लेंथ है इसमें इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, नाउ फोर्स जो है वो इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर चुका है, वो प्लास्टिक रीजन में है, जिसकी वजह से जब हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है ये दोबारा अपनी जगह पर नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो हम जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्लास्टिक रीजन में पड़ता है, वो इलास्टिक रीजन में नहीं पड़ता। तो वो प्लास्टिक रीजन में होने की वजह से ये स्ट्रेन जो है ये दोबारा जो है ये स्प्रिंग जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। तो जो चेंज यहाँ पर पैदा हो रहा है वो चेंज जो है वो परमानेंट चेंज उसमें होगा। और ऑल वी नो कि चेंज को हम क्या कहते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और वो स्ट्रेन जो फोर्स रिमूव करने के बाद भी जो है वो रिमूव नहीं होता, ऐसे स्ट्रेन को हम प्लास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज़ द इलास्टिक लिमिट। सो इलास्टिक लिमिट को हम समझने के लिए इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हम मदद लेंगे। सपोज़ ये हमारे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ऑन वाई एक्सिस हमारे पास स्ट्रेस है और ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास स्ट्रेन है। ठीक है, तो जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि अप टू दिस पॉइंट, ये मैंने इसको ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अप टू दिस पॉइंट जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स को जब इस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, मैं बार बार कह रहा हूँ अप टू दिस पॉइंट जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें चेंज आएगा। लेकिन जब हम उस बॉडी से फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो बॉडी जो है इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सपोज़ हम किसी बॉडी पर फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स पहले इतना था, मतलब 5 न्यूटन था, फिर हमने फोर्स क्या किया, इंक्रीज़ किया, 10 न्यूटन किया, फिर हमने 15, 20, 25 न्यूटन किया। ठीक है, सो अप टू 25 यूनिट, हम सपोज़ ये एक बॉडी है और इस पर हम 25 न्यूटन जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इस पर ये 25 यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे इसमें किसी किस्म का स्ट्रेन आएगा, यानी चेंज आएगा। लेकिन जब हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये फोर्स जो है इट इज़ विद इन द इलास्टिक लिमिट। यू कैन सी कि दिस फोर्स इज़ विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो जब हम इस फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो ये बॉडी जो है दोबारा इन इट्स ओरिजिनल जो शेप है इसमें ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास ये फोर्स है इसको इस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा, यानी प्लास्टिक रीजन में आएगा, तो उसके बाद जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में परमानेंट चेंज आता है। यानी जब हम उसकी फोर्स रिमूव करते हैं तो वो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो इलास्टिक
इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। तो इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है, वो पॉइंट है जहाँ तक कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है, यानी जब स्ट्रेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स को वो बर्दाश्त कर सकती है। जब उस एक्सटर्नल फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो बॉडी जो है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस टू विच अ मटेरियल कैन बी सब्जेक्टेड टू विच सच दैट इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन द फोर्स आर रिलीज। ठीक है, तो जब फोर्स अप्लाई उस पर होता है तो उसमें चेंज आता है, लेकिन जब फोर्स रिमूव हो जाता है तो वो जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो ऐसे लिमिट को हम क्या कहते हैं? इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ बेसिकली क्या है कि जब हम किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, अगर वो जल्दी टूट जाए तो वी कैन से कि इट इज़ नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल। ठीक है, लेकिन अगर वो इजीली ट्विस्ट हो जाए तो वी कैन से कि इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू बी ट्विस्ट और टू बी कंटोर्ड इन इट्स डिज़ायर्ड फॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो विदाउट ब्रेकिंग जो है, अगर ये अपनी क्या हो जाए, ये विदाउट ब्रेकिंग जो है ये इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अच्छा, अगर बग़ैर ट्विस्ट किए हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो डेंटल मटेरियल्स जितने भी हैं, सपोज़ हमारे पास एमलगम है, हमारे पास कॉम्पोजिट है, हमारे पास सिरेमिक्स है, हमारे पास डेंचर बेस्ड मटेरियल हैं, डेंचर बेस्ड मटेरियल्स हैं, दे आर ऑल हमारे पास फ्लेक्सिबल इन नेचर। अगर हम कंपैरिजन करें तो एमलगम जो है इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, जबकि हमारे पास कॉम्पोजिट जो है वो एज़ कम्पेयर टू एमलगम वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और डेंचर बेस्ड मटेरियल भी इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वो फ्लेक्सिबल हों, क्योंकि उनको हमने डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करना है। सो अगर वो इजीली ब्रेक हो जाएं तो वी कैन से कि ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। सो इसको हम इस तरह अरेंज करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, ताकि हम उनको डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकें। ठीक है, तो दिस वाज हमारे पास क्या था? ये फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ हमारे पास है रेजिलेंस। सो रेजिलेंस को भी हम समझने के लिए इस हमारे पास डायग्राम का सहारा लेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ क्या है? ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस पर हमने स्ट्रेस को रखा हुआ है, जबकि हमने वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को रखा हुआ है और हमने एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन को रखा हुआ है। ठीक है, तो अप टू दिस पॉइंट जब भी हमारे पास स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा, हमारे पास स्ट्रेन भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन अप टू दिस पॉइंट दिस स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेन भी इंक्रीज़ होगा, और जब स्ट्रेस डिक्रीज़ होगा तो स्ट्रेन भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट तक जिसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, तो अप टू दिस प्रोपोर्शनल लिमिट stress is directly proportional to strain. ठीक है, so it means by increasing stress strain will be increases, or by decreasing stress strain will be decreases. ठीक है, so resilience जो है वो क्या है? It is the amount of energy absorbed. It is the amount of energy absorbed by structure when it is stressed not to be exceed in its proportional limit. इसका मतलब यह है कि resilience जो है ये वो एनर्जी है जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो resilience क्या है? ये वो एनर्जी है जो बॉडी के अंदर ख़ुद ही प्रेजेंट होती है, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? उसमें किसी किस्म का चेंज लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बॉडी में रेजिलियंस है, यानी इतनी एनफ अमाउंट में एनर्जी है कि वो उस फोर्स के ख़िलाफ़ क्या करे? अपोजिशन शो करे, और उस फोर्स की वजह से उस फोर्स को इस प्रोपोर्शनल लिमिट्स से इंक्रीज़ ना करने दे। ठीक है, इस फोर्स की वजह से जो चेंज आ रहा है, तो जो रेजिलियंस ऑफ नेचर है वो ये ट्राई करेगा कि ये जो फोर्स है इसकी वजह से हमारे पास ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो क्रॉस ना हो, यानी वो फोर्स जो है वो विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट रहे। और प्रोपोर्शनल लिमिट हम जानते हैं कि वो लिमिट जिसमें हमारे पास स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, सो अगर हमारे पास रेजिलियंस, अगर बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होगी कि वो उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्स कर सके, उसको रिएक्ट कर सके,
सके और उसको विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट रख सके, तो हम ऐसी बॉडीज़ को, हम ऐसे मटेरियल्स को हम रेजिलियंट मटेरियल कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे मटेरियल्स जो उन फोर्सेस के ख़िलाफ़, एक्सटर्नल फोर्सेस के ख़िलाफ़ रिएक्शन जो है वो पेश ना कर सके और फोर्स जो है उसकी वजह से वो प्रोपोर्शनल लिमिट क्रॉस हो जाए, तो ऐसे फोर्स को हम, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉन रेजिलियंस मटेरियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ऑफ द डेंटल मटेरियल है, वो है हमारे पास स्ट्रेंथ। ठीक है, वो है हमारे पास स्ट्रेंथ। सो बेसिकली स्ट्रेंथ इज़ डिफाइंड एज कि इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी किसी बॉडी पर हमारे पास फोर्स अप्लाई होता है, सपोज एक बॉडी है, इस पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो देखें तो अगर सपोज़ ये कम फोर्स के अप्लाई होने पर ही हमारे पास टूट जाए, तो हम कहते हैं कि ये इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है। लेकिन एक बॉडी जो है उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स हम अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी उसके स्ट्रक्चर में किसी किस्म का चेंज नहीं आता, तो हम कहते हैं कि ये जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन इन नेचर है। सपोज़ ये हमारे पास एक मटेरियल है, ये हमारे पास दूसरा मटेरियल है, दोनों पर जो है हम 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा 5 न्यूटन फोर्स के अप्लाई करने से ये मटेरियल जो है ये टूट जाता है, लेकिन ये बी मटेरियल जो है ये नहीं टूटता। ठीक है, सो देखें दोनों पर हम सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो ए मटेरियल है वो हमारे पास ब्रेक हो गया है, लेकिन बी मटेरियल ब्रेक नहीं हुआ। सो इट मीन्स बी वाला मटेरियल जो है इट इज़ मोर स्ट्रेंथन देन दैट ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, यानी बी मटेरियल जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है किस चीज़ से, ए मटेरियल से। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस जो है, स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो मटेरियल जिसके ब्रेकेज के लिए ज़्यादा स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी हमारे पास ज़्यादा होगी। लेकिन एक ऐसी बॉडी जिसके ब्रेकेज के लिए, जिसके फ्रैक्चर के लिए कम स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, यानी कम स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी हमारे पास कम होगी। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से कि स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास टफनेस। तो टफनेस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी एंड रेजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू सडन शॉक। तो सपोज़ ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सडन फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सडन फोर्स अप्लाई करने के रिज़ल्ट में इसके जो मॉलिक्यूल हैं, अगर इसमें इतनी ताकत है कि वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, अगर उसने एनर्जी उन एक्सटर्नल फोर्स से पैदा की हुई जो एनर्जी होगी उसको अब्जॉर्ब कर लिया है, तो इट मीन्स इसमें किसी किस्म का फ्रैक्चर नहीं आएगा। लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स अगर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने में नाकाम रहे, तो ये मटेरियल जो है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो टफ़ मटेरियल वो मटेरियल होगा जो जिस पर अगर किसी किस्म का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, तो वो इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर सके, उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके, यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो हों उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो उस एनर्जी को इजीली अब्जॉर्ब कर लेगा, वो मटेरियल जो है वो हमारे पास टफ़ मटेरियल कहलाएगा। लेकिन अगर वो मटेरियल जो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको हम कहेंगे, उसको वो लेस टफ़ मटेरियल उसको हम कहेंगे, यानी वो टफ़ मटेरियल नहीं होगा। तो टफनेस इज़ आल्सो वन ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ डेंटल मटेरियल। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अगर अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स वो मटेरियल टफ़ होगा, लेकिन अदरवाइज़ वो टफ़ मटेरियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सेकंड उसके बाद जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारे पास ऑफ डेंटल मटेरियल है वो है डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी डेंटल मटेरियल को क्या कर सकते हैं, वायर्स में जो है वो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो डेंटल मटेरियल जिसमें हम किसी वो प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी डेंटल मटेरियल को ईजीली वायर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को
हम क्या कहते हैं, ऐसे एबिलिटी को, ऐसे प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। सो डक्टिलिटी इज़ बेसिकली द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सच एज स्ट्रेचिंग एंड एलोंगेशन विदाउट ब्रेकिंग। तो यहाँ पर इस वायर को हम इस मटेरियल को हम वायर्स में ड्रॉन कर रहे हैं, यानी इसमें स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसमें एलोंगेशन कर रहे हैं, और ये ब्रेक नहीं हो रहा। तो जब जितनी जितनी ज़्यादा, यानी जितने इसमें ब्रेकेज के चांसेस कम होंगे, उस उतनी ही हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है, डक्टिलिटी, वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर ये इजीली ब्रेक हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये लेस डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। तो बेसिकली डेंटल मटेरियल जितने भी यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में, जरकोनिया हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो सारे हैं, इनकी जो डक्टिलिटी की एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी दे आर मोर डक्टाइल इन नेचर, सो विच इज़ गुड फॉर द डेंटल प्रैक्टिसेस, बिकॉज अगर जितना मटेरियल हमारे पास ज़्यादा डक्टाइल होगा, उतनी ही हम उसको वाइड रेंज में हम उसको यूज़ करेंगे। सो डक्टिलिटी इज़ आल्सो वन ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ dental material. Like ductility, malleability is also one of the mechanical property, and it is going to be the last mechanical property of dental material. So malleability क्या है? malleability वो हमारे पास एक mechanical property है। जब हम किसी dental material को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको वायर्स में जो है वो उसको हम शीट्स में क्या कर सकते हैं, उसको हम ड्रॉन कर सकते हैं। सपोज़ ये एक मटेरियल है और उसको हम प्रेस करते हैं और इसको हम एक इस तरह स्पेसिफिक जो शीट्स हैं उनको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो malleability ऑफ द मटेरियल, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी प्रेस्ड और टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, इसको हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो malleability वो प्रॉपर्टी है दैट रेजिस्ट फ्रैक्चरिंग, ठीक है, यानी दैट कैन ईजीली बी प्रेस्ड, दैट कैन ईजीली बी चेंज ड्रॉन इनटू शीट्स। लेकिन अगर हम इसको अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं, यानी इनको शीट्स में ड्रॉन कर रहे हैं और वो इजीली फ्रैक्चर हो जाए, तो हम उसको लेस मेलेबल मटेरियल कहेंगे। लेकिन वो मटेरियल जो इजीली जो है विदाउट फ्रैक्चरिंग वो जो है इजीली प्रेस्ड हो जाए, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, इसको हम मेलेबल मटेरियल कहेंगे। और डेंटल मटेरियल जितने भी हैं, एमलगम, वैक्स और कॉम्पोजिट, ये सारे हमारे पास गुड, दे शोज़ गुड मेलेबिलिटी, यानी दे आर मेलेबल इन नेचर, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।